नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की। उज्जैन भोपाल पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट को लेकर 8 आतंकियों में से 7 को मौत की सजा सुनाई गई है, तो वहीं एक को उम्र कैद की सजा मिली है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के विशेष एनआईए कोर्ट में मंगलवार को उज्जैन भोपाल पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट केस में 7 आतंकियों को मौत की सजा सुनाई गई है। वहीं एक अन्य आतंकी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ट्रेन में धमाका 7 मार्च 2017 की सुबह 9:38 पर मध्य प्रदेश के जबड़ी रेलवे स्टेशन के पास हुआ था, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आतंकियों पर सजा तय करने के लिए मंगलवार को उन्हें एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। विधायकों के साथ बजट सत्र पर चर्चा हो रही थी। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने मंथन किया, विपक्ष के हमले का जवाब देने की रणनीति बनाई। बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया का बयान भी आया, जनता को लाभ देने वाला ये बजट होगा। तो बजट सत्र की कल से शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी विधायक दल की बैठक इसी को लेकर के हो रही थी, जो खत्म हो चुकी है। विधायकों के साथ बजट पर चर्चा की गई और किस तरह से विपक्ष की सवालों का जवाब देना है, उस पर भी रणनीति तैयार की गई है। तो सीएम हाउस में बैठक चल रही थी, काफी लंबी ये बैठक चली, काफी देर तक बैठक हुई। खास ये बैठक रही क्योंकि कल विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इसे देखते हुए रणनीति तैयार की गई है सरकार द्वारा और बड़ी बैठक रखी गई। निश्चित रूप से आर्थिक सर्वेक्षण जो है अभूतपूर्व है और आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में भी जिस प्रकार से पूरे विधायकों ने प्रसन्नता जाहिर की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका बहुत डिटेल से विस्तार से उसके बारे में बताया कि आखिर आर्थिक सर्वेक्षण जो हम तय नहीं करते, जो रिपोर्ट बन करके आई है, उससे पूरे मध्य प्रदेश का जो ग्रोथ बढ़ा है, कृषि के क्षेत्र में, हमारे जीडीपी के क्षेत्र में, आर्थिक आधार पर जो हम आगे बढ़े हैं, इसको सबको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने और संगठन ने हमको बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत जिस प्रकार से हमारे दायित्व और हमारी जिम्मेदारी है, उसके बारे में विधायक दल की बैठक में बताया। तो बीजेपी विधायक दल की ये बैठक हुई है, महत्वपूर्ण ये बैठक हुई, खास ये बैठक हुई और काफी देर तक चर्चा इस बैठक में चलती रही। कल के लिए रणनीति तैयार की गई। बता दें, कल विधानसभा का बजट सत्र है, कल से शुरुआत हो रही है और इसी को लेकर के ये खास बैठक हुई है, जिसमें सभी विधायक शामिल हुए हैं। रणनीति तैयार की गई है कि आखिर कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब देना है और कैसे बजट पेश करना है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस बार का बजट अलग होगा, खास होगा और लाभ देने वाला, लोगों को लाभ देने वाला ये बजट होगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कल जब बजट आएगा तो कितना लाभ ये देता है, अभी दावा इसका किया जा रहा है। तो ये बैठक हुई, बैठक खत्म हो चुकी है। विधायकों के साथ बजट सत्र पर चर्चा की गई है। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने मंथन किया है। इस बैठक में विपक्ष के हमले का जवाब देने की रणनीति भी बनाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही थी, कल सत्र शुरू हो रहा है और कल को लेकर के आज ये बैठक की जा रही थी, कितनी महत्वपूर्ण और किस तरह की रणनीति बनाई गई होगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण रणनीति यही है कि कल जब बजट आएगा तो उस बजट का पक्ष जो है वो पूरी तरीके से विधायक जो है वो बीजेपी के रख सकें। इसके साथ ही कांग्रेस के जो विधायक हैं वो जिस तरीके से आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था, उसको लेकर जिस तरीके से उन्होंने हंगामा किया, तो उम्मीद है कि बजट जब पेश होगा और बजट पर जब चर्चा होगी तो उसके बाद वो हंगामा जरूर करेंगे। ऐसे में कांग्रेस की हर रणनीति का जवाब देने के लिए आज पूरी रणनीति तैयार की गई है और साफ तौर पर विधानसभा के मुख्य सचेतक यशपाल सिसोदिया ने साफ तौर पर मीडिया से कहा है कि सभी विधायकों को आक्रामक शैली में रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से इस बजट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम जो है कि जिम्मेदारी भी विधायकों को दी गई है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से 1.5 से 2 घंटे का ये पूरा मंथन चला है, तो इसके पीछे सरकार का यही मकसद है कि जो बजट जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जनहितैषी बजट होगा, केंद्र सरकार की तरह सर्वस्पर्शी बजट होगा और कहीं ना कहीं इसे चुनावी बजट भी कहा जा रहा है। तो ऐसे में
बहुत आवश्यक हो जाता है कि ये बजट अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, ताकि कांग्रेस जो आरोप प्रत्यारोप लगाए उस सब को उसके भ्रम में जनता ना पड़े। इस तरह के निर्देश भी जो विधायक हैं उनको, जो बैठक में शामिल हुए थे, उनको दिए गए हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटती हूँ अगली खबर पर। आधी आबादी को साधने में जुटी है मध्य प्रदेश कांग्रेस। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर ऐलान किया है। सरकार की लाडली बहना योजना के बाद कांग्रेस ने ऐलान किया, कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। एमपी कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल पेज पर लिखा है, कांग्रेस सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। और लगातार संवाददाता शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पहले लाडली बहना कहकर के बीजेपी ने महिलाओं तक पहुंचे, अब जो है कांग्रेस भी ये नया फंडा लेकर आई है और कह रही है 1500 रुपए दिए जाएंगे। लोक लुभावन वादे जैसे ही चुनाव आ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से 5 मार्च से मध्य प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजना, जिसको आधी आबादी को लेकर एक बड़ी योजना मध्य प्रदेश सरकार करार दे रही है, लाडली बहना योजना, उसको शुरू होना है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की पात्र महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। और उसके ठीक पहले, अभी वो योजना शुरू नहीं हुई, उसके पहले ही कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर जिस तरीके से लिखा है कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस सरकार उनको 1500 रुपए, जो आधी आबादी है, महिलाएं हैं, उनको 1500 रुपए प्रति महीने देने का काम करेगी। तो ये कहीं ना कहीं जो लाडली बहना योजना का जो इम्पैक्ट आने वाले समय में आधी आबादी पर देखने को मिलेगा, उसका तोड़ जो है कहीं ना कहीं साधने का काम जो है, उसको करने का काम भी कांग्रेस की तरफ से ये किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनसे जब बात हुई तो वो कहीं ना कहीं हमलावर नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले कोई योजना बनाते नहीं है, जब बीजेपी कोई योजना बनाती तो उसका फॉलोअप जरूर कांग्रेस तैयार करती है। और कहीं ना कहीं उनको ये पता था कि ये योजना लाडली बहनाओं के लिए एक बड़ी योजना साबित होगी, और यही कारण है कि कांग्रेस अब इस योजना पर को अपनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। यानी कांग्रेस की जब सरकार आएगी ही नहीं तो वो कैसे पैसे देंगे। इस तरह के जो आरोप या तंज जो हैं वो अब बीजेपी की तरफ से भी आना शुरू हो गए हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। सूरजपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पर हमला हुआ है। भैया थान अमन सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है। अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया है। भैया थान अमन सिंह को अंबिकापुर रेफर किया गया। रेत तस्करों पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने निशाना साधा। घटना को लेकर कांग्रेस और रेत तस्करों पर निशाना साधा है। हम लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में माफियाओं का राज चल रहा है, छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन रहा है और राज्य की कांग्रेस की सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। अब ये हम लगातार कहते रहे हैं और माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े इस प्रकार की घटनाएं करने पर आमदा है। तो बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पर हमला हुआ है, ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पर हमला हुआ है। भैया थान अमन सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है। अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। भैया थान अमन सिंह को अंबिकापुर रेफर किया गया है। फिलहाल के लिए इलाज जारी है। रेत तस्करों पर घटना को अंजाम देने के आरोप भी लग रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पर हमला हुआ है। अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया, ये बड़ी खबर सूरजपुर से बता रहे हैं। भैया थान अमन सिंह को अंबिकापुर फिलहाल रेफर किया गया है अच्छे इलाज के लिए। रेत तस्करों पर घटना को अंजाम देने का आरोप लग रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पर यह बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पर हमला हुआ है। भैया थान अमन सिंह पर जानलेवा हमले की खबर है। अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया है। जांच पड़ताल इस मामले में जारी है। भैया थान अमन सिंह को अंबिकापुर फिलहाल रेफर किया गया है अच्छे इलाज के लिए। रेत तस्करों पर घटना को अंजाम देने का भी आरोप लग रहा है।
और ज्यादा जानकारी के लिए वरुण राय हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पर हमला हुआ है, आखिर मामला क्या है पूरा? प्राथमिक जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है? रितु, आज भड़गांव नगर पंचायत में भाजपा का ही किसान जन आक्रोश रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद थे। और उसी कार्यक्रम से जब वापसी के दौरान जो भैया थान के जो युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष है वो भैया थान की ओर जा रहे थे और बीच रास्ते में ही 6 से 7 अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि अभी तक वो बता नहीं सके कि अज्ञात लोगों की पहचान वो बता नहीं सके हैं, क्योंकि गंभीर हालत में अंबिकापुर भेज दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और जो भाजपा कार्यकर्ता है उनके आक्रोश के बाद पुलिस सख्ते में आई है। पुलिस फिलहाल जो है नाकेबंदी कर फिलहाल जांच में जुटी हुई है। ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने जमकर निशाना साधा है, खासकर क्योंकि जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो आरोप लगा रहे हैं कि ये रेत तस्कर हैं, जिनसे लगातार रेत तस्करी के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे थे। उसी का नतीजा है कि उन पर ये हमला हुआ है। तो लेकिन फिलहाल पुलिस जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच कर रही है और जो बातें सामने आ रही थी कि अज्ञात लोग बंदूकधारी थे और जानलेवा हमला किए, तो ऐसे में पुलिस फिलहाल नाकेबंदी कर जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश में पतासाजी में जुटी हुई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ का बजट सत्र, 24 मार्च तक ये चलेगा। छत्तीसगढ़ का बजट सत्र 6 मार्च को पेश होगा राज्य का बजट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। बजट सत्र के दौरान कुल 14 बैठकें होंगी। बजट सत्र को लेकर स्पीकर का बयान आया कि लगभग 12:30 बजे पेश किया जाएगा बजट। इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट है और बजट सत्र और भी लंबा हो सकता है। विधानसभा में मोबाइल ऐप लॉन्च होगा। कल विधानसभा मोबाइल ऐप लॉन्च होने जा रहा है। मोबाइल ऐप में बजट की जानकारी होगी, राज्यपाल का अभिभाषण और बजट भाषण भी होगा। बजट सत्र के लिए अभी तक 2 संशोधन आए हैं। सत्र के लिए अब तक 1730 प्रश्न आए हैं। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक है और मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक होगी। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी। बजट सत्र में विपक्ष को घेरने और सवालों के जवाब देने पर रणनीति बनेगी। कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है। रायपुर से बड़ी खबर है। विधायक दल की बैठक है। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक होने जा रही है। बैठक में बजट सत्र की तैयारियों पर चर्चा होगी। सदन में सरकार को घेरने पर रणनीति बनाई जाएगी। तो वहीं बजट सत्र को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने सत्र की अवधि पर सवाल उठाया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बजट सत्र को छोटा बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ते अपराध पर सरकार चर्चा से भाग रही है। किसानों को 2021 का बोनस नहीं दिया गया। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि विधानसभा की सिटिंग पूरी हो। कांग्रेस हमेशा समय से पहले सत्र को समाप्त करवाती है क्योंकि वो मुद्दे से बचाना चाहती है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सत्र सार्थक होना चाहिए, बोझिल नहीं। विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि चर्चा के बदले विपक्ष हल्ला करने लगते हैं। 1 मार्च से 24 मार्च जिसमें होली की छुट्टी है, विधानसभा का सत्र लगेगा और इस सत्र में हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन लगाए हैं, प्रश्न लगाए हैं। उसके साथ में ध्यानाकर्षण स्थगन। जिस प्रकार से प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल, अवैध नशों का कारोबार, बढ़ती हुई अनाचार की घटनाएं और उसके साथ में लूटपाट की घटनाएं, मुझे लगता है कि बजट सत्र के लिए पर्याप्त दिन है। छत्तीसगढ़ से 3 गुना बड़ा मध्य प्रदेश, वहां भी बजट सत्र 13 दिवसीय है, 13 सिटिंग का ही बजट सत्र है और छत्तीसगढ़ में भी 13 सिटिंग का बजट सत्र है। तो ये अभी परिस्थितियां जो हैं, अप्रैल के पहले 30 मार्च के पहले बजट पारित होना है और होली और नवरात्रि की छुट्टियों का अगर हिसाब करें
तो मुझे लगता है बजट सत्र की यही अवधि पर्याप्त है। जब अच्छी सार्थक बहस होगी तो यहाँ की परंपरा रही है कि विधानसभा की जो अवधि होती है 5 बजे शाम के बाद हम लोग 12 बजे रात तक की भी बैठ करके डिस्कशन किए हैं। मैं प्रतिपक्ष से इसी प्रकार उम्मीद करता हूं कि प्रदेश के हित में सार्थक चर्चा हो तो इतना प्राप्त है। और केवल नारा लगा पहले फिर विधानसभा के गर्भगृह में धरना देंगे, जाके बापू को तंग करेंगे, अगर केवल इसी को विधानसभा समझते हैं तो मैं समझता हूं ये उनका दुर्भाग्य होगा। पुणे में आयोजित सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में दुर्ग की बेटी आकर्षी कश्यप को निराशा हाथ लगी है। चैंपियनशिप के एकल मुकाबले में शानदार बढ़त लेने के बाद आखिरी में हार का सामना करना पड़ा। अनुपमा उपाध्याय ने आकर्षी कश्यप को रोमांचक मुकाबले में 20-22, 21-17, 24-22 से शिकस्त दी है। दोनों खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। आज मेरा फाइनल्स अनुपमा उपाध्याय के साथ था, जो कि हरियाणा की है। काफ़ी क्लोज मैच रहा हमारे बीच। मैं थर्ड सेट 22-24 हारी। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम दोनों ने काफ़ी अच्छा खेला एंड हमारे खेल से ऑडियंस को बहुत ही मज़ा आया, तो ये अच्छी बात है। और ये सिर्फ लक था, आई गेस भगवान की मर्ज़ी नहीं थी। उसका 2019 जब मैं लीड कर रही थी तब उसका एक नेट कॉट आया एंड ऐसे ही पॉइंट्स में मेरा एक नेट कॉट पार नहीं हुआ, तो ये लक के ऊपर डिपेंडेंट था। बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड मैच। आपको क्या लगता है वो कहा था, क्योंकि ऐसा एक मौका आया था कि आप जीतोगे ऐसा ही लग रहा था, लेकिन वो आपको कहाँ लग रहा है कि वो थोड़ी भारी पड़ गई थी? फर्स्ट सेट में जीती थी एंड सेकेंड सेट आई कुड हैव वन, बट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैचेस हम खेल रहे थे तो कहीं ना कहीं बॉडी टायर्ड थी, तो इस वजह से आई थिंक उसको इसका थोड़ा एडवांटेज मिला। एंड इसके पहले मैं दुबई में थी बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैम्पियनशिप, जिसमें इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो मैं काफ़ी ट्रैवल कर रही थी, कहीं ना कहीं बॉडी में थोड़ी हरासमेंट थी, तो इसका आई थिंक वो वहाँ पे भारी पड़ी। अभी आपका क्या लक्ष्य रहेगा? मेरे अभी सबसे मेन तो यही है कि मैं इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करूं और अच्छा करने की कोशिश करूं। कमिंग मंथ्स में सुपर 300 टूर्नामेंट्स है, तीनों यूरोप में है, तो मेरा यही वो रहेगा कि मैं उसमें अच्छा करूं और मैं अपने वर्ल्ड रैंक को इम्प्रूव करूं। अभी आप एक गांव से आए हुए, क्या बताओगे आपके लड़कियों को जो बैडमिंटन में आना चाहती है? जी, मैं छत्तीसगढ़ की सारी बेटियों से यही कहना चाहूँगी कि बैडमिंटन इज़ अ वेरी गुड स्पोर्ट और अभी वो काफ़ी ग्रो कर रहा है। एंड मैं खुद देखती हूँ जहाँ मैं खेलती हूँ वहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि हार्ड वर्क करें, डिसिप्लिन रहें, फोकस रहें और इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिज़ल्ट वो अच्छा करें और एक अच्छा इंसान बने। और इसी के साथ ही खबर दिन भर में इतना ही। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस पर जमकर